नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है हिम्मत। नीता, नीता, माधव ने चीख कर पत्नी को पुकारा। क्या हुआ जी? आप इतने व्यथित क्यों हो? नीता जल्दी से रसोई से बाहर आ और पूछा, सब बंद कर दो, कोई खाना नहीं बनेगा और फटाफट कुछ कपड़े बैग में डालो, अभी के अभी हमें निकलना है। आंसूपूर्ण आंखों से नीता को देखते हुए माधव बोला, निकलना है? पर कहाँ और ऐसा क्या हुआ? कुछ तो बताइए। नीता पति का हाथ पकड़ पूछने लगी। तब तक नीता और माधव के दोनों युवा बच्चे भी वहां पे आ गए। क्या हुआ पापा? दोनों का यही सवाल थे। बेटा, तुम्हारी दादी, ये बोल माधव रो पड़ा। सब समझ गए। नीता बच्चों को इशारा कर जल्दी से बैग लगाने चल दी। दोनों बच्चे पिता को संभालने लगे। माँ से बच्चों का रिश्ता ही ऐसा होता है कि बच्चे किसी भी उम्र हो, माँ का जाना एक ऐसी क्षति होती है कि आंखों खुद ब खुद बहने लगते हैं। वो बात अलग है कि कुछ बच्चे माता पिता को बहुत समझते हैं। आनंद फानन में चारों अपने गांव के लिए निकल गए। दिल्ली से अलीगढ़ की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए वो देर रात तक वहां पे पहुंच गए। जिस घर में घुसते ही वो माधव को एक शीतल छाव का एहसास होता था, आज उसमें घुसने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसमें, क्योंकि जिस माँ का आंचल उसे हर धूप से बचाता था, आज वो बेजान पड़ी थी। कुछ देर को उसके कदम वहीं रुक गए। दोनों बच्चे भागकर अपने दादाजी के पास पहुंच गए और उसे लिपट गए। भैया, माँ चली गई। बहन के ये सब सुन मानो माधव नींद से जागा हो और भागकर माँ के कदमों से लिपट जाकर रो दिए। उनका रुदन सुन सबकी उदास आंखों फिर से बरस पड़ी। माँ, क्यों छोड़ गए तुमने तो मुझे अपनी सेवा का मौका नहीं दिया। क्या इतना बुरा बेटा हूँ मैं? कितना कहा था तुम्हें और पिताजी को शहर चलने पर ये पौराणिक दहाड़े मारने लगे। ना बेटा, तू बुरा बेटा नहीं है, बस हम लोग इस जीवन की इस ढलती सांस को अपनी मिट्टी से अलग नहीं होना चाहते थे। माधव को दिलासा देने के लिए उनके पिता ईश्वर लाल जी उठकर आए। पिताजी। माधव पिता से लिपट गया। नीता नंद के पास बैठी रोए जा रही थी। सारी रात यूं ही रोते हुए गुजर गई और सुबह की पहली किरण के साथ ही शुरू हुआ मृत शरीर को ले जाने की तैयारी का सिलसिला। जी हाँ, मृत शरीर, क्योंकि आत्मा तो कब की परमात्मा में विलीन हो गई। अब तो बस शरीर ही वहां था। वक्त कोई गम खुशी नहीं देता, वो सिर्फ अपनी रफ्तार से चलता है। धीरे धीरे सब काम निपट गए और सब रिश्तेदार भी चले गए। अब घर सूना हो गया था। घर कभी भी माँ की आवाज से चहकता था, जो कल तक। पिताजी, अब क्या करना है? माधव की बहन रीना अपने पिता से पूछा। क्या करना है? कल पिताजी हमारे साथ दिल्ली चल रहे हैं। जवाब माधव ने दिया। बेटा, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? यहाँ तेरी माँ की यादें हैं, उनके सहारे जिंदगी के बचे हुए कुछ दिन भी गुजर जाएंगे। दुखी स्वर में ईश्वर लाल जी अपने बेटे माधव से बोले। नहीं पिताजी, अब हम आपकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। जब तक माँ थी आप लोगों ने अपनी जीत कर ली, पर अब नहीं। मैं अपना बैग लगवाता हूँ आपका। आप कल हमारे साथ चल रहे हो। माधव बोला। बेटा, जिंदगी की ढलती सांझ है, ऐसे में वहाँ तुम लोगों पर बोझ बनूंगा। यह बचपन, जवानी और बुढ़ापा भी कट जाएगा। अब बचा ही क्या है? ईश्वर दयाल जी अपने ही जाने से मना कर रहे थे। अभी भी ईश्वर दयाल जी काफी देर तक नौकर करते रहे, लेकिन पोते पोती, बहू और बेटे के जिद के आगे मजबूर हो गए। अगले दिन वो अपने जीवन की सारी यादों को ताला लगाकर निकल गए। बच्चे के साथ मन में एक शंका लिए कि कहीं बेटे के दर पे अपमानित न होना पड़े, जैसे उन्होंने अपने ज्यादातर मित्रों का सुना था। पिताजी, ये आपका कमरा है। आप यहाँ अंश और माधव का बेटा के साथ आराम से रहिए। दिल्ली आ सबसे पहले माधव पिता को जी को अपना कमरा दिखाने लगे। बेटा, अंश को क्या परेशान है? मैं तो कह ही रहा हूँ। ईश्वर दयाल जी बोले। अरे दादाजी, कहीं भी क्यों, आप मेरे साथ रहेंगे, कितना मजा आएगा। अंश उत्साहित होते हुए बोला। अब लोग नहा धोकर खाने की मेज पर आ गए। नीता ने फटाफट खाना लगाए। बेटी अदिति उसकी मदद कर रही थी। ईश्वर दयाल जी जब खाना परोसे गए तो दंग रह गए। सब उसकी पसंद की चीजें थी। उन्होंने बहू की तरफ देखा। पिताजी, माँ जैसा स्वाद तो नहीं होगा मेरे हाथ में, पर कोशिश पूरी की है। नीता उसके मन की बात जानबूझकर बोली। सब खाना खाने लगे, पर ईश्वर दयाल जी अभी भी संकोच में बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने खाना ही बहुत ही कम खाया। सारा दिन बीतते पर उनका संकोच कम नहीं हो रहा था। दोनों बच्चे, नीता, माधव, सब उसका पूरा ख्याल रखते थे, पर जाने क्यों सबसे घुल मिल वो नहीं पा रहे थे।
सुनिए, मुझे लगता है पिताजी खुश नहीं है यहाँ आकर। एक रात नीता बोली अपने पति से, लगता है मुझे भी यही। पर नीता उन्हें यहाँ कैसे छोड़ देता और अपने काम और बच्चे की पढ़ाई के कारण वहाँ ज्यादा नहीं रह सकता। क्या करूँ इस उम्र उन्हें देखभाल की जरूरत है, इसलिए यहाँ लाया हूँ। उन्हें पर खुश नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा। माधव दुखी होकर बोला। दोनों पति पत्नी बहुत देर तक बातें करते हुए उसने कुछ समझ नहीं आया। अगली सुबह नीता की नींद देर से खुली थी। वो जल्दी से बाहर आई क्योंकि पिताजी को सुबह चाय पीने की आदत थी। पर ये क्या, पिताजी तो बाहर से आ रहे थे अंश के साथ। दोनों बातें करते हुए हंसते हुए। अंश पिताजी को लेकर कहाँ गए थे? नीता हैरानी से बोली। मम्मा, हमने आज से सैर शुरू की है पार्क में। क्यों दादाजी? अंश बोला। पर बेटा, पिताजी का इस उम्र में इतनी सुबह सुबह बाहर जाना ठीक नहीं है। नीता बोली। नहीं बहू, मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा बाहर जाकर, वरना तो सारा दिन कमरे में पड़ा पड़ा बीमार सा महसूस करने लगा था। ईश्वर दयाल जी बोले। चलिए पिताजी, आपके बहाने की सही इस आलसी से सुबह जल्दी उठना तो शुरू किया। तभी माधव वहां आकर हंसते हुए बोला। नीता ने उसकी तरफ देखा तो उन्होंने आंखों से इशारा से ही उन्हें चुप रहने को बोला। नीता के चाय लाने पिताजी उसे भी नहा धोकर नाश्ते को आ गए। अंश और अदिति नाश्ता कर कॉलेज और माधव फिर ऑफिस चला गया। ईश्वर दयाल जी अपने कमरे में चले गए और नीता घर के कामों में वापस से लग गई। थोड़ी देर बाद वो पिताजी से पूछने आई, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। तब उन्होंने देखा कि माँ की तस्वीरों से बातें कर रो रहे थे। पिताजी, अंदर आ जाओ, नीता ने बाहर से पूछा। हाँ बेटा, यूँ रोज रोज अपने घर में पूछ कर क्यों आती हो? ऐसे ही आ जाया करो। ईश्वर दयाल जी फटाफट आंसू पोंछते हुए बोले। आप यहाँ खुश नहीं है पिताजी? नीता ने पूछा। ऐसा तो नहीं है बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ईश्वर दयाल जी ने उससे ही सवाल किया। पिताजी, जानती हूँ जीवन साथी को खोने का दुख कोई कम नहीं कर सकता, पर हम भी तो आपके अपने हैं। फिर आप क्यों हमसे कटे कटे रहते हो, खुलकर बातें नहीं करते? नीता भरे गले से बोली। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मुझे बस यूँ लगता है जैसे तुम लोग पर बोझ सा बन गया हो। मेरे कारण तुम लोग परेशान हो गए हो। वहाँ अपने घर रहता तो तुम सबको कोई परेशानी ना होती। ईश्वर दयाल जी बोले। ये आपका घर नहीं है पिताजी, और आपके बच्चे क्या माँ बाप से परेशान होते हैं? कितना सोचती थी मैं सास ससुर की शीतल छाया में रहूंगी, बच्चे दादा दादी के प्यार के साथ बड़े होंगे। पर इनकी नौकरी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि ना हम ज्यादा दिन गांव में रह सकते थे और ना ही आप यहाँ आए। अब माँ जी तो रही नहीं, पर आपके मन आने से एक तसल्ली सी मिली कि दिल को। नीता आदर सहित बोली। बेटा, मुझे पता नहीं था कि तुम लोगों के मन में हमारे लिए इतना स्नेह है। मैं तो दोस्तों से यही सुनता आया हूँ कि जीवन की रहती सांझ में माँ बाप बच्चे में बोझ हो जाते हैं। ईश्वर दयाल जी बहू की बात सुन उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोले। पिताजी, उन बच्चे के लिए माँ बाप बोझ होते होंगे जिनको उनकी अहमियत नहीं पता। ये घर आपका है और आप हमेशा यही रहेंगे अपने को साथ। नीता बोली। ससुर से बात करके वो समझ गई पिताजी को थोड़ा व्यस्त रखना जरूरी है, वरना उन्हें अकेलापन खुश नहीं रहने देगा। बेटा, मैं थोड़ा बाहर घूम आता हूँ, घर में पड़े पड़े मन नहीं लगता। ईश्वर दयाल जी वहां से उठकर जाने लगे। रुकिए पिताजी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मुझे कुछ काम है बाजार में। नीता कुछ सोचकर बोली और तैयार हो ससुर के साथ स्कूटी पे निकल गई। बेटा, तुम यहाँ क्यों आई हो? एक जगह नीता को स्कूटी रखते हुए बोली। चलिए तो पिताजी, मुझे घर के लिए थोड़े पौधे लेने हैं, बस वो ले लूं, फिर चलते हैं। नीता बोली। ईश्वर दयाल जी नर्सरी में आप बहुत ही उत्साहित हुए। जमीन से जुड़े इंसान थे, हमेशा पेड़ पौधे साथ रहे हैं, तो यहाँ इतने किस्म के पौधे देख उत्साहित थे। नीता ने उनकी राय से कुछ पौधे खरीद कर घर ले आए। अरे बहू, ये क्या, ऐसे कैसे लगा रही हो तुम? पौधे ऐसे नहीं लगते। नीता को पौधे गमले में लगाते हुए देख ईश्वर दयाल जी बोले। पिताजी, आप ही बता दीजिए, मुझे तो इतनी सब कुछ नहीं है समझ इसकी। नीता बोली। अब ईश्वर दयाल जी बड़े जतन से एक एक पौधे को गमले में लगाने लगे। साथ साथ नीता को उन पौधों के बारे में, उसकी देखभाल के बारे में बताते जा रहे थे। दोनों बच्चे जब कॉलेज से आए तो दादा जी के अलग जोश में देखा। वो अपने दादाजी के बात सुनने लगे। बेटा, अब इसकी देखभाल अच्छे से करना, जैसे एक बच्चों को करते हैं, तभी ये सही तरह से पनपेंगे। सब पौधे लगाने के बाद ईश्वर दयाल जी
बोले, पिताजी मेरे पास इतना समय कहाँ है, अब इसकी देखभाल तो आपको ही करनी है। नीता मुस्कुराकर बोली, नीता ये क्या तरीका है, तुम पिताजी को इस उम्र में काम कैसे सौंप सकती हो, तुम्हें शौक है पैदों का तो तुम खुद देखो। ऑफिस से लौट माधव बोला, नहीं बेटा मैं कर लूंगा। इस बार दयाल जी बोले और हाथ धोने चले गए। आप ही ना कुछ नहीं समझते, पिताजी सारा दिन बोर होते हैं, उदास रहते हैं, न ठीक खाते हैं न ठीक से, इसलिए मैंने एक पौधा लाई हूँ जिससे उनका मन लगा रहेगा, क्योंकि पेड़ पौधे से बढ़कर कोई साथी नहीं होता। इससे वो माँ जी की यादों से भी कुछ समय को बाहर आएंगे। नीता पति से बोली। जिस ईश्वर दयाल जी से सुन लिया, उनकी आंखों के नम हो गए, क्योंकि आज सच में उन्हें पेड़ पौधे के साथ वक्त बिता अच्छा लगा था। वाह मम्मी आप तो ग्रेट हो, चलो अब बढ़िया से चाय पिला दो। अंश माँ को गले में बाहें डालकर बोला, वो बेटा कुछ खाने को भी ले आना, थोड़ी भूख लगी है। ईश्वर दयाल जी पीछे से बोले तो सब हैरान रह गए, आज पिताजी ने खुद कुछ मांगा था। नीना फटाफट पकौड़ी और चाय बना लाई, सब एक साथ खा रहे थे। कितना नादान था मैं, जो दूसरे की बातें सुन सुनकर ये सोचता था कि बेटे घर मेरे जीवन के सांस कैसे कटेगी, पर जब बेटा वो इतने अच्छे हो तो फिक्र किस बात की। नम आंखों से ईश्वर दयाल जी बोले। नीता समझ गई पिताजी ने उसकी बातें सुन ली है और हमें अच्छे नहीं है। अदिति और अंश एक साथ बोले, तुम तो मेरी आंखों के तारे हो बच्चे, तुमने तो मैं तुम्हारे पापा और बुआ की छवि देखता हूँ। सच हमने यहाँ आने में देर कर दी, वरना तुम्हारी दादी भी परिवार का सुख देख लेती। ये बोल ईश्वर दयाल जी दोनों को गले लगा लिया। सबकी आंखें नम थी पर सब खुश थे, आखिरकार पिताजी ने उन्हें अपना ही लिया था। अगले दिन से ईश्वर दयाल जी का काफी समय पेड़ पौधे के साथ बीतने लगा। थकने की वजह से उन्हें भूख भी अच्छी लगती थी। अब और भी अपने कमरे से निकल सबके साथ भी समय बिताने लगे। नीता के साथ जाकर पौधे के लिए जरूरी सामान लाते, नए पौधे लाते। अब वहां उन पौधों को घर को खूबसूरत बना दिया। वही ईश्वर दयाल जी अपनी जिंदगी फिर से खिल गई थी। दोस्तों, जीवन की ढलती सांस से माता पिता को बच्चे से थोड़े साथ की ही जरूरत होती है। बच्चे की अपेक्षा न केवल उनका मन बल्कि उनका तन भी थका देती है, उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा बना देती है। वही जब बच्चे उनके बारे में कुछ सोचते हैं, उनका जोश देखते हैं बनता है। यही तो चाहते हैं हमारे बुजुर्ग अपने जीवन की टहलती सांझ में। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट पे लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।